किसान भाइयों, आज मैं किसी किसान भाई ने एक प्रश्न किया था कि कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में अंतर बताने की कृपा करें। और मैं उसी के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूं। मेरा जो आज विषय है वो है कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में अंतर क्या है। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट ये दोनों ही एक जैविक प्रक्रिया है। वैसे दोनों को ही हम खाद कहते हैं, जैविक खाद कह सकते हैं। वो खाद जो जीव के द्वारा, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, वो सूक्ष्म जीव एरोबिक भी हो सकते हैं, जैसे ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अनएरोबिक भी हो सकते हैं जिसको ग्रोथ करने के लिए या बढ़वाड़ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन जो कंपोस्ट बनाने में जो जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, माइकोराइजा है, या जो विभिन्न प्रकार के जो फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, उसके अलावा जो छोटे मोटे कीड़े भी होते हैं, तथा केंचुआ जो है, जो आप अर्थवर्म जिसको बोलते हैं या संगलोई बोलते हैं, इन सभी के द्वारा जो है कार्य किया जाता है। और ये जो है हमारे जैसे फसलों के जो अवशेष होते हैं, जो फसल के अवशेष हैं, सूखे पत्ते हैं, ये सूखे या हरे पत्ते कह सकते हैं, किचन वेस्ट है, किचन से निकला हुआ जो कचरा होता है, सूखे पत्ते हैं, गाय का गोबर है, गोमूत्र है, या पशुओं के जो गौशाला है जहां पर पशु पाले जाते हैं, उसमें उसके जो जितने भी अवशेष बचते हैं डेली का, जो हम निकालते हैं झाड़ू लगाकर, वो सारे को ये क्या करता है कि ये जो जीव हैं वो अपघटन करके, दो तरह का अपघटन होता है, या तो तोड़ते हैं या उसको खाते हैं तोड़कर, और उसको एक मिट्टी जैसा उत्पाद में बदल देते हैं। इसे रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, पुनः चक्रण। जैसे मिट्टी में जो पोषक तत्व है, जो पोषक तत्व ऑलरेडी ये जितने भी मैंने नाम बताए, ये सारे पोषक तत्व को फिर से मिट्टी में लौटा देते हैं। तो यही कंपोस्ट कहलाता है। कंपोस्ट का मतलब खाद ही हम जैसे कहते हैं। तैयार कंपोस्ट जो मिट्टी के रंग का होता है, जैसे हम बोल सकते हैं भूरा गहरा होता है, और मिट्टी की तरह इसमें अगर जो अच्छी तरह से जो डिकम्पोज हुआ होगा, वो उसमें एक मिट्टी वाली खुशबू होती है। उसे ह्यूमस भी कह सकते हैं, या फार्म यार्ड मैन्योर भी कह सकते हैं। तो कंपोस्ट के लिए हम सबसे पहले अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में जब अंतर की बात करें, तो कंपोस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि गड्ढा बना लेते हैं। आजकल आप लोग ने देखा होगा कि जैसे किसान क्या करते हैं, अपने खेत के एक कोने में जो खेतों से निकलने वाला कचरा है, या पशुशाला से, या जहां पशुपालन करते हैं वहां से जो निकला कचरा है, उसको फेंकते हैं। तो उसको भी हम वो भी कंपोस्ट बनाने के ख्याल से ही फेंकते हैं। एक्चुअली में होना क्या चाहिए कंपोस्ट बनाने में कि इसमें जो है एक गड्ढा बनाया जाता है, और इसमें दिन प्रतिदिन के जितने भी अवशेष हैं, चाहे खेत वाले फसल वाले अवशेष हों, या पशुओं से बचा हुआ अवशेष हो, गोबर हो, कचरा हो, गोमूत्र हो, आदि सबको उसमें डेली डालते रहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है उसको भरने की, और धीरे धीरे गड्ढा पूरी तरह से भर जाता है। और आपने देखा होगा कि इसमें सूक्ष्म जीवी द्वारा जो है, जो जैसे मैंने बैक्टीरिया, फंगस और भी तरह के माइकोराइजा, या और भी कीड़े ऐसे जो जमीन में या खाद में वगैरह में रहते हैं, वो इसको 6 से 9 महीने के अंदर कंपोस्ट के रूप में इसको परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन इसमें आपने एक चीज देखा होगा कि इसमें टाइम बहुत लगता है, और ये सड़ने की प्रक्रिया के दौरान आपने देखा होगा कभी कभी कंपोस्ट के गड्ढे में जाकर के अगर आप खोदेंगे या फावड़े से उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो आप देखेंगे नीचे बहुत गर्मी होती है। तो एक अच्छा कंपोस्ट का रंग जो होता है वो भूरा और काला होता है, भुरभुरा होता है। और जब वो अच्छी तरह से, जैसे हम बोलते हैं कि तैयार कंपोस्ट है, तो उसको एटलीस्ट 6 से 8 महीने का टाइम लग जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि उसमें किसी तरह की गंध भी नहीं आती है। अगर गंध आती भी है तो वो बुरा नहीं लगता है, वो अच्छा लगता है। इसके अलावा यह वजन में हल्का हो जाता है, और इसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो खाने के लिए जब आप इसको देखेंगे, इसको खोद करके, तो इसके नीचे कोई कीड़ा नहीं दिखाई देगा। अगर कच्चा कंपोस्ट होगा, जो बचा हुआ, जो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है, वहां पे आपको कीड़े जरूर मिल सकते हैं। लेकिन जो पूरी तरह से डिकम्पोज या सड़ गया है, जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं कि तैयार कंपोस्ट है, उसमें कोई भी कीड़ा नहीं मिलेगा। खेत में फेंकने पर कंपोस्ट का ढेर पर जैसे हम
क्या नाम है, जब कंपोस्ट को हम खेत में डालने के लिए हम फेंकते हैं टोकरी में ले जाकर, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि उस पर किसी तरह का चिड़िया नहीं बैठेगा, क्योंकि उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, वो पूरी तरह से उसके अंदर जो भी चीज होता है डिकम्पोज। लेकिन अगर आप कच्चा गोबर या कच्चा कंपोस्ट आप कहीं खेत में डालेंगे तो देखेंगे उस पर कई सारी चिड़िया जो है उसके अंदर से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो ये भी एक निशानी है कि अगर आप कंपोस्ट खेत में फेंक रहे हो, उसके ऊपर कोई भी चिड़िया नहीं बैठ रही है, तो डेफिनेटली है कि वो डिकम्पोज हुआ है और सब पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी होता है कि यह इसको जो तैयार कंपोस्ट को पानी में हम डाल करके और हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये चिपचिपा नहीं होता गोबर की तरह, ये पूरी तरह डिकम्पोज हुआ, तो आप इसको छान के निकाल भी सकते हैं। तो ये कुछ निशानी है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये जो है वो डिकम्पोज हुआ है। तो अब हम अंतर की बात करते हैं, वहीं पर जैसे केचुआ खाद की बात करते हैं, इसमें भी हम उसी तरह की बात करते हैं। जैसे खाद की बात हमने किया कि गड्ढा खोद कर तैयार किया जाता है, घर में कूड़ा कचरा, जानवरों का गोबर, सब्जी जो के अवशेष हैं, घरेलू कुछ कचरे हैं, सूखे खरपतवार हैं, पुआल है, उसके प्रतिदिन गड्ढे में इकट्ठा करके डालते हैं। धीरे धीरे स्वतः वो सड़ने लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पूरी तरह से सड़ जाता है। इस तरीके से जो बनी हुई खाद रहती है उसको कंपोस्ट खाद कहते हैं। खाद में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जैसे मौजूद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं। कम ये अवशिष्ट जो और कार्बनिक पदार्थों का इसमें डिग्रेडेशन होता है, यानी ये पूरी तरह से डिग्रेड होता है, अपघटन होता है, और इसी अपघटन की प्रक्रिया में या टूटने की प्रक्रिया में इसमें आप देखते हैं कि गर्मी पैदा होती है। वहीं पर हम केंचुआ खाद को या कृमि खाद को या हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो यह खाद मोस्टली आपने देखा होगा कि पहले बड़ा सिस्टम अलग था कि हम इसके लिए कोई अच्छा सा एक घेरा बनाते थे ईंट का। अब उसकी आवश्यकता नहीं होती है, खाद बड़े बैग में भी, प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग हैं उसमें भी बनाया जा सकता है, सतह पर तैयार किया जाता है, और घर के जितना कूड़ा कचरा है इसको फेंकते रहते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा इसमें गोबर की भी आवश्यकता होती है, कि लेयर के अनुसार इसमें डालते हैं, और इसके बाद इस पे हम केंचुआ और सफेद कीड़े, जो आपने देखा होगा लाल रेंगने वाले कीड़े आदि सब मिल करके इसको क्या करते हैं, जो इसमें खाना होता है उसको खाते हैं। तो खाना खाते हैं इसको, और उसके बाद ये मल त्याग करते हैं, जो एक्सक्रीटा निकलता है, जो मल निकलता है, वही केंचुआ खाद कहलाता है। तो इसको बनने में थोड़ा टाइम कम लगता है, 2 से ढाई महीने के अंदर केंचुआ खाद तैयार हो जाता है। और जबकि जो वही कंपोस्ट की बात करें तो इसको 7 से 8 महीने या कभी कभी 9 महीने भी लग सकता है। तो लेकिन जो केंचुआ खाद है वो पोषक तत्व से भरपूर होता है। वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने में अलग से वर्मी कंपोस्ट या मतलब इसमें टूटने का जो है खाद बनाने में, इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है टूटने से बनता है, जबकि वहां अपघटन होता है, इसके लिए गर्मी निकलती है। यहाँ पर इसको मल त्याग करता है, जो चीजें हम डालते हैं उसी को केंचुआ खाता है, और खाने के बाद ये मल त्याग करता है, उसको हम केंचुआ खाद बोलते हैं। कंपोस्ट खाद जो होता है वो सभी प्रकार के अवशेष, जिससे जितना भी कचरा है सबको द्वारा बनाया जा सकता है, जबकि सब कुछ उसमें उसके गड्ढे में डाल सकते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट केवल जैविक जो है, जैसे कचरा है, गोबर की खाद है या सूखे पत्ते हैं, इसी के द्वारा बनाया जाता है। जो कंपोस्ट खाद है तैयार करने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है, इसमें गड्ढा भी करना पड़ता है, गड्ढे बना करके उसके अंदर कंपोस्ट को डालना, मटेरियल को डालना पड़ता है। जबकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है और कम जगह लगता है, और इसमें बहुत ज्यादा आपका जो एरिया जहां पे आप वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा कुछ निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। समय भी कंपोस्ट में ज्यादा समय से बताया आपको कि 8 से 9 महीने का टाइम लग जाता है, जबकि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में आपको जो है कम समय लगता है। तो पोषक तत्व की बात करें तो पोषक तत्व की मात्रा कंपोस्ट में कम होती है, कम मात्रा में भी होती है और कम पोषक तत्व होते हैं, जबकि जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। और इसमें जो होता है इसमें कुछ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। बायोडिग्रेडेशन जो है, इसमें पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, इसका चूंकि ये जो बायोडिग्रेडेशन यानी जिसमें गर्मी निकलती है कि कंपोस्ट में, तो ये कंपोस्ट जो है वो पूरी तरह से जो है वो जैविक उससे रहित होता है, यानी कि इसमें जीव की मात्रा नहीं होती है, जो भी होता है वो न्यूट्रिएंट की होता है। जबकि वर्मी कंपोस्ट में जीव होते हैं,
जीव का मतलब उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस अच्छे वाले हो सकते हैं, आपका फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसके अलावा आपका इसके अंदर और भी जैसे केचुआ भी हो सकता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा पूर्ण है खाद हमारे जैविक खेती के लिए। कंपोस्ट खाद बनाने में ताजे गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा गड्ढे को अपने पशुशाला से गोबर उठाते हैं और सीधे गड्ढे में फेंक देते हैं, जबकि केचुआ खाद बनाने के लिए हमने देखा है कि लोग पहले इसको कहते हैं कि चूंकि केचुआ जो है इस मीथेन गैस जो गोबर से निकलता है उसका वो रिलीज जब बंद हो जाता है तो यानी कम से कम गोबर को 6 से 8 दिन हम रखते हैं, उसके बाद केचुए के ढेर पे हम इसको डालते हैं। तो ये जो केचुआ खाद है इसके बारे में मैं इसीलिए बता रहा था कि ये बनाने की प्रक्रिया में हमारा डायरेक्ट गोबर को हम सीधे अपने कच्चे ढेरों पे नहीं डालते हैं। इसमें जो कंपोस्टिंग में है, कंपोस्ट बनाने में इसमें मोस्टली जो है वो बैक्टीरिया जो लगते हैं वो थर्मोफिलिक होते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो होता है जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। यानी कि आपको मैंने बोला कि जब कंपोस्ट आप गड्ढे में कई बार हाथ डाल के देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसके अंदर गर्मी होती है, तो वो बैक्टीरिया इसमें जिंदा रहते हैं जो हाई टेम्परेचर पे। तो इस तरह के बैक्टीरिया जो है हमारे गोबर को, नीचे वाले गोबर को भी सड़ा देते हैं। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट को तो इसमें मीजोफिलिक, कम टेम्परेचर वाले बैक्टीरिया जो जीवाणु है, जैसे हम केचुआ डालते हैं या कोई भी डालते हैं, इसमें मतलब उसका बैक्टीरिया फंगस का ज्यादा उपयोग नहीं होता है। इसमें मैक्सिमम जो कार्य किया जाता है वो केचुआ के द्वारा ही किया जाता है और इसमें टेम्परेचर नहीं बनता है, इसके अंदर गर्मी ज्यादा नहीं रहती है। जो हमारा कंपोस्ट है उसमें पोषक तत्व की मात्रा में पोषक तत्व है, खनिज तत्व है, ये दो तो और सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये तो तीनों पाए जाते हैं। लेकिन इसमें कोई भी वृद्धि नियामक या हार्मोन नहीं पाया जाता। वहीं वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्व भी है, जैसे एनपीके, जो आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है वो भी पाया जाता है, उसके अलावा हार्मोन भी इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्मी कंपोस्ट कई मामलों में कंपोस्ट से ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन या फसलों को अधिक उत्पादन देने वाले या फसलों की वृद्धि में फायदा करने वाले इस तरह के भी हार्मोन पाए जाते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट हर हालत में कंपोस्ट से बढ़िया होता है। कंपोस्ट बनाते समय इसके कभी हम कंपोस्ट को, ढेर को हमने ढकते हुए नहीं देखा। आपने देखा होगा कि गड्ढा बना दिया, उसमें कंपोस्ट कचरा वगैरह सब फेंकते रहते हैं और धीरे धीरे एक समय के अनुसार जब वो भर जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, दूसरे गड्ढे में हम कचरा डालने लगते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में इसको ढकना बहुत जरूरी होता है। केचुआ जो है, जो हमारा केचुआ है, जो अर्थवर्म है, वो एक तरह से अंधेरे में ज्यादा काम करता है, तो इसको एक जूट की बोरी से ढकते हैं और जमीन से इसको गड्ढा गहरा करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि एनारोबिक ये जीवों को थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे इसके लिए इसको जमीन के नीचे नहीं रखना पड़ता है, जमीन के बराबर में ही हम इसको एक सतह बिछा करके उसके ऊपर कचरा डाल करके या गोबर वगैरह जो भी कुछ डाल करके और इसको एरोबिक कंडीशन बनाते हैं। और बहुत बड़ा ढेर नहीं बनाते हैं, 2 से 2.5 फीट से ज्यादा ऊंचा इसका ढेर नहीं रहता है और इसकी जो चौड़ाई भी रहती है वो 1 मीटर, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, जिसमें केचुआ जो है अधिक तेजी से काम करता है। कंपोस्ट जो उत्पादन है उसमें रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको गड्ढा बनाना पड़ता है, उसमें कचरा डालना पड़ता है, फिर उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपने मॉइस्चर मेंटेन करना है। जो गोबर का पानी है या गोबर वगैरह जो भी मात्रा रहता है उसी से वो बैक्टीरिया जो हो उसी टेम्परेचर पे फलता फूलता है और हमारे को कंपोस्ट को बनाता है। जबकि वर्मी कंपोस्ट में देखभाल की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। आपने एक फ्लैट प्लास्टिक का सीट बिछा दिया और उसके ऊपर आपने 3 मीटर बाई 1.5 मीटर का, और उसके ऊपर आपने कचरा डाल दिया, थोड़ा घास भूसा जो भी है, सूखे पत्ते वगैरह, उसके ऊपर गोबर डाला, ऐसे 2-3 लेयर बना करके हम रखते हैं। तो इसमें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार केचुआ इसमें डाल दिया तो वो केचुआ अगर सही कंडीशन आपने बना के रखा, एरोबिक कंडीशन बना के रखा, उसको नमी उसमें बना के रखा, तो इसमें ये कार्य करता रहता है। कंपोस्ट बनाने के दौरान ज्यादा सूखा या गीला की देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कितना उसमें हमने कोई जो है वो सूखा रखना है या गीला रखना है, इसका ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है। जबकि केचुआ खाद में
कंपोस्ट खाद में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है, वो कम से कम 40% होना चाहिए। 40% मॉइस्चर होगा तभी केचुआ जो है वो कार्य करेगा, यानी कि सूखा नहीं होना चाहिए। जबकि कंपोस्ट खाद में हम सूखा रहने के बाद भी वो जो बैक्टीरिया है वो काम करता रहता है। जो तैयार कंपोस्ट है उसमें से मैंने पहले बताया कि उसमें से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, जबकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत दुर्गंध आता है, क्योंकि वह पूरी तरह से सड़ा हुआ, मैं आगे इसका डिस्कस करूंगा कि ये पूरी तरह से सड़ा हुआ खाद नहीं होता है। कंपोस्ट जो होता है वो काला होगा, भूरे रंग का होगा, भुरभुरा होगा। और मैंने आपको बताया था कि किसी चिड़िया को, चिड़िया इसकी अच्छी तरह से डिकम्पोज होगा तो उस पर किसी तरह के जीव जंतु होने की संभावना बहुत कम होती है। जहां वही वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारे ऐसे कीड़े भी होते हैं, बहुत ऐसे सारे पंछी भी होते। आप देख सकते हैं कि जब वर्मी कंपोस्ट आप फेंकेंगे तो इसके ऊपर कीड़े बैठते हैं या इसके ऊपर पंछियां बैठती है, उससे पता लगता है कि इसके अंदर अभी भी खाने का कुछ ना कुछ पदार्थ बचा हुआ है। कंपोस्ट खाद पूरी तरह से सड़ा गला है और ऐसे में पौधे को पोषक तो जैसे ही हम डालते हैं तो इसमें उपलब्ध जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या और जो भी है पोषक तत्व सीधे पौधे को मिलना शुरू होता है। वहीं तैयार केचुआ जो है खाद पूरी तरह से सड़ा गला नहीं होता है। तैयार केचुआ जो खाद है पूरी तरह से सड़ा गला नहीं होता है, इसलिए इसमें पोषक तत्व जो है वो पौधे को धीरे धीरे उपलब्ध होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम केचुआ को खिलाते हैं, जैसे मान लिया मैंने गोबर डाला और केचुआ ने गोबर खाया या जो भी अवशिष्ट पदार्थ है या फल पौधे का या साग सब्जी का जो भी बचा हुआ है उसको खाता है, तो वो गोबर के रूप में निकालता है। वो गोबर में चूंकि वो छोटे टुकड़े में बदल देता है, इसलिए उसको हम केचुआ का खाद बोलते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से सड़ा हुआ नहीं होता है, उसमें जो पोषक तत्व है धीरे धीरे पौधे को अवेलेबल होता है, तो इसलिए लंबी समय तक यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंपोस्ट खाद को हमको खेत की तैयारी के समय ही खेतों में डाल देना चाहिए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगती है। जैसे 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर के करीब 300 या 400 क्विंटल तक आप कह सकते हैं कि पर हेक्टेयर की उपलब्धता के अनुसार हम गोबर की खाद डालते हैं, जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम केचुआ खाद की बात बोलते हैं तो इसमें हम करीब 70 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीब हमको प्रयोग करना पड़ता है शुरू में खेत तैयारी के समय। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि वर्मी कंपोस्ट को हम बीच में भी खेत के जो ग्रोथ है पीरियड है, जैसे हमने कोई सब्जी लगा दिया तो बाद में उसके ग्रोथ, डिफरेंट ग्रोथ में भी हम इसको जैसे यूरिया को हम यूज करते हैं, उसी तरह से इसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं या इसका छट्टा लगा सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत चाय की पत्ती की तरह होता है तो इसको आसानी से छिड़काव भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसको जड़ों में सीधे भी डालते हैं। तो लेकिन ये केचुआ खाद जो है वो धीरे धीरे पौधे को पोषक तत्व अवेलेबल करवाता है और लंबे समय तक अवेलेबल करवाता है। जबकि जो गोबर कंपोस्ट खाद है वो हमको अगर मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो सारा न्यूट्रिएंट इसका उड़ जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, या तो जमीन के अंदर चला जाएगा या हवा में। इसलिए जितना जल्दी हो इसको खेत में मिला देने से ही इसका फायदा होता है और इसको तभी प्रयोग करना चाहिए जब हम खेत को बिजाई करने जा रहे हैं। कंपोस्ट जो खाद है इसको हम कभी भी, आपने देखा होगा, भंडारित करके नहीं रखते हैं लोग, की बोरी में रख दिया या किसी चीज में, या सड़ गया खाद उसको जमा करके रख दिया। नॉर्मली ये नहीं होता है, सीधा गड्ढे से निकाला और सीधे खेत में हम पहुंचाते हैं। वही वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो इसको भंडारण करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको, जो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करते हैं, इसको इकट्ठा कर करके खेत में अपने कमरे में कोई ऐसा जगह जहां पर बारिश नहीं होती है, ऐसे शेड बना करके उसमें रखते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, बोरियों में पैक करते हैं और इसका भंडारण करते हैं। यानी इसको बिजनेस के रूप में इसको अपनाया जा सकता है। वहीं जो कंपोस्ट है उसको हम बिजनेस के रूप में नहीं अपना सकते हैं। एक रोजगार की संभावना नहीं है कंपोस्ट प्रिपरेशन में, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में पूरी तरह से रोजगार की संभावना रहती है कि आप चाहे तो इससे करोड़ों रुपया आप, अगर आपको जैसे क्षेत्र ज्यादा, क्योंकि इसमें जमीन की आवश्यकता ज्यादा होती है ज्यादा उत्पादन के लिए, क्योंकि ये हॉरिजेंटल ही इसको हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो मोस्टली हम ये इसमें कह सकते हैं कि इसमें रोजगार की संभावना जाती है, इन्वेस्टमेंट कम लगता है और गोबर के लिए इसमें पशुपालन करना जरूरी नहीं होता है। आप अगर कहीं से गोबर अवेलेबल करवा करके आप उसको बना सकते हैं, 2 से ढाई महीने में आपको इनकम मिलना शुरू हो जाता है। आजकल बहुत सारी जगहों पर आपने सुना होगा कि ये मतलब जो गोबर की खाद है वो तो ट्रॉली के हिसाब से बिकता है, क्विंटल के हिसाब से नहीं बिकता है, ट्रॉली के हिसाब से, कि एक ट्रॉली गोबर की खाद है वो 1000, 1500 या 2000 रुपए का। लेकिन इसी खाद को आप अगर केचुआ खाद के बारे में कहें तो ये 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी 1500 रुपए
क्विंटल के हिसाब से करीब करीब ये बिकता है। 10 रुपये मतलब 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि केंचुआ खाद और जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, कंपोस्ट, दोनों में अंतर है, दोनों की बनने की प्रक्रिया में अंतर है। एक एरोबिक कंडीशन में होता है, एक एनारोबिक कंडीशन में होता है। एक में बैक्टीरिया फंगस काम करता है कंपोस्ट में, जबकि वर्मी कंपोस्ट में केंचुआ काम करता है। और एक को 8 से 9 महीने तैयार होने में लगते हैं, दूसरे को तैयार होने में 2 से 2.5 महीने लगते हैं। तो कौन सा बेस्ट है? एक जो है जिसमें सिर्फ पोषक तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो मेजर पोषक तत्व हो जिसको हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करते हैं, या आप सल्फर, मैग्नीशियम वगैरह की बात करते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। लेकिन इसमें हार्मोन्स या किसी तरह का हार्मोनल जो वृद्धि नियामक जो हार्मोन होते हैं वो नहीं पाया जाता है, जबकि केंचुआ खाद में रहता है। तो केंचुआ खाद को हम बाद में भी यूज करते हैं, ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोग को यही बता रहा था कि केंचुआ खाद और कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या अंतर है। शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी होगी। जरूर कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि मुझे इससे हौसला मिलता है। और आप अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछिए, और किसी और चीज पे जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, जिससे सोचते हैं कि मेरे को फायदा होगा, तो उसके बारे में जरूर लिखें। थैंक यू।